वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करेंगे गाइडन के जो सेल का टॉपिक है उसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं उनकी मार्किंग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। सो बेसिकली इसके अंदर ना मैं आगे जाके बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग में आपने ऐसा अगर टाइम है तो रीड कर लो, नहीं तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं पढ़ना होता और ना ही इसमें से कोई ऐसा सवाल आ सकता है। सो सिर्फ रीड कर लो अगर टाइम है, नहीं तो अगर नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं होने वाला। समझ आ गई। इसके अलावा एक ये लाइन लिखी हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द बॉडी आउट नंबर द ह्यूमन सेल्स। तो ये वैसे आप सिर्फ हेडिंग याद कर लो तो अनफ है, बाकी उसके अंदर उसी चीज़ का कंसेप्ट दिया गया है। कह रहा है कि भाई जो आपके बॉडी के सेल्स होते हैं उनका जो नंबर है वो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनसे कम होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में रह रहे हैं वो आपके जो टोटल बॉडी के सेल्स हैं उनसे भी ज़्यादा है। सो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सोलर इन्वायरमेंट द इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड द इंटरनल इन्वायरमेंट। सो इसको भी आपसे रीड कर ले एक मरतबा। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करें, जो भी मैं आपको मार्किंग्स करवाऊंगा ना उसके 3 पॉइंट्स होंगे। एक तो वो जो कि आपने सिर्फ रीड करना है, ठीक है। अब रीड जो करना है ना उसके अंदर अगर आप उसे एक मरतबा रीड कर लेते हो और वो आपको याद रहता है या नहीं रहता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं रहता तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो आपने रीड करने और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं। सो जो आपने रीड करने हैं और वो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं RI लिखवाऊंगा। सो उनको आपने रीड करना है, उसमें से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने उन्हें हाईलाइट कर लेना है उन इन्फॉर्मेशन को, और नेक्स्ट टाइम जब आप उन्हें पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को तो आपने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। समझ आ गई। और तीसरे मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप अगर रट्टा लगाना चाहते हो तो रट्टा लगा लो, ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप गाइडन को रट्टा ना लगाओ, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड द इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। इसके बाद आता है, ये सारा उसी टॉपिक्स में इंक्लूड हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द एक्स्ट्रा सोलर एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट या फ्लूइड्स। तो आप इसको एक मतलब रीड कर लीजिएगा। तो बात वहीं पर आ जाती है कि जो आपने टॉपिक्स रीड करने हैं उनको सिर्फ एक मतलब रीड करना है, अगर वो जहन में रह जाते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर नहीं रहते तो ऐसा मसला नहीं है। समझ आ गई। सो नेक्स्ट है जी, होम्योस्टैसिस द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। से डेफिनेशन आनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन MCQ में नहीं आती ख़ासतौर पर, और ख़ासतौर पर निश्चित जैसे इंस्टीट्यूट में। सो इसको रहने दीजिएगा। अब नेक्स्ट है होम्योस्टैटिक कंपनसेशन इन द डिजीज़। सो अब इसके अंदर आपने ना, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। सो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि RI, यानी कि रीड कर लें और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, यानी कि आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कंसेप्ट एज सच इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि बिकॉज के इसके अंदर उन्होंने नाम लिए होंगे और उन तमाम की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके मिलेगी जब आप रीड करते जाएंगे। सो आप इसे इंपॉर्टेंट ना लिखें, ठीक है, इसको चेंज कर लें। आप इसे सिर्फ रीड करें क्योंकि इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रीड कर लो, एनफ है, और ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसे आगे इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही इस तरह का कोई MCQ आएगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इसको भी आप एक मतलब रीड कर लो, एनफ है, ठीक है। कि इसके जितने भी सिस्टम बताए, रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया, GIT सिस्टम बताया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो लाइन लिखी है, लीवर एंड अदर फंक्शंस दैट परफॉर्म प्राइमरीली मेटाबॉलिक फंक्शंस। अब यहाँ पे वो MCQ बना सकता है कि भाई प्राइमरीली मेटाबॉलिक फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है। सो वो लीवर है। सो इस तरह ना गाइडन की जो आपकी हेडिंग्स होती हैं उनको भी रीड कर लिया करें, उनमें से भी कभी कभार MCQ बन जाता है। सो नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। एंड आखिर में रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पर ना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नर्वस सिस्टम में, और यहाँ पर आगे से हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम आप ऐसे भी पढ़ेंगे, तो नर्वस सिस्टम मुमकिन आपको बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिले। सो ऐसा करें कि इस टॉपिक को कर लीजिएगा, और ये नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है एंड इसके अलावा जो हार्मोनल सिस्टम है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी रहने दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसमें से कोई MCQ बन सकता है सच। द नेक्स्ट इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे आगे जितने भी मैकेनिज्म्स वगैरह है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इसका पहला पैराग्राफ है ना, इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, इसे रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म्स। सो यहाँ पर ना इन लोगों ने रेगुलेशन के मैकेनिज्म्स बताए हुए हैं, जिसके अंदर एक तो रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक तरह का ना आपको तमाम का तमाम रेस्पिरेशन का कंसेप्ट मिल रहा है। सो इसको पढ़ लीजिएगा और इम्पोर्टेंट है तो याद भी कर लें, ठीक है।
अच्छा, याद करने का तरीका भी ना मैं आखिर में बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो को एंड तक देखना, मैं आखिर में बताऊंगा याद करने का तरीका कि आपने किस तरह से याद करना है, क्योंकि अभी एक रिदम बना हुआ है। सो रेगुलेशन ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर, सो इसको भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से इसके अंदर नई आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो इसे भी आपने याद कर लेना। इसके बाद आता है नॉर्मल रेंजेस एंड द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा रेलेटिव कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मतलब रीड कर लें, और मुझे नहीं लगता कि इसमें से आज सच, हाँ ये आगे इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दी गई है, सो मैं से लिख देता हूँ रीड इन्फॉर्मेटिव, यानी कि इसमें से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपने नेक्स्ट टाइम पढ़ना है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, बेसिकली होमोस्टैसिस, जो आपकी होमोस्टैसिस होती है उसी के पॉइंट्स हैं। सो नेगेटिव फीडबैक नेचर ऑफ मोस्ट कंट्रोल सिस्टम्स। सो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो आपके MCQs वगैरह आएंगे वो इन्हीं की एग्जांपल्स के थ्रू आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई एग्जांपल दिया कि आपका किसी शादी वगैरह पे गए हुए हैं, वहाँ आपने अपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, सो आपका कौन सा हार्मोन होगा जो कि इस खाने या जो आपका खाया है उसको रेगुलेट करेगा, तो बेसिकली ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है जब खाना वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सो वहाँ पर इंसुलिन आ जाएगा। सो इस तरह की एग्जाम्पल्स होंगी जो आपके MCQs आएंगे, वो मैं आगे आपको ना इंशाल्लाह बताता रहूँगा साथ, तो इसके अंदर आपको सिर्फ मार्किंग ही करवा रहा हूँ। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना चाहिए, याद कर लें बेशक। गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, प्लस एग्जांपल सिर्फ एक मतलब रीड कर लें, ठीक है। अगर ध्यान में बैठ जाए तो ठीक, नहीं तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सवाल के अंदर ये आ सकती है, ख़ास तौर पर एग्जाम्पल, और ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, फार्मूला इंपॉर्टेंट। इसके बाद नहीं ज़रूरत इसकी। पॉजिटिव फीडबैक में कॉज विशियस साइकिल एंड डेथ। पॉजिटिव फीडबैक ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके उसके बहुत से मजीद एग्जांपल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने ब्लड क्लॉटिंग एग्जांपल दी हुई है, चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल दी हुई है, और इसके अलावा जो नर्व जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स होती है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी एग्जांपल दी हुई है। सो ये आपको आनी चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसके साथ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सही है। और मैंने बताया है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपने किस तरह से तैयार करना है, कि जो भी आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपने एक मतलब रीड करना है, उसमें से बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत से कंसेप्ट मिलेंगे, उन तमाम कंसेप्ट को आपने हाईलाइट करना है। हाँ, जो एक्सेसिव, अच्छा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, उसमें भी कोई ऐसी लाइन्स होंगी जो कि एक्सेसिव होंगी, जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सो उनको एक्सक्लूड करते जाएँ, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट लाइन्स के अंदर आपको कोई ना कोई खास बात मिलेगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये जो मोर कम्प्लेक्स टाइप्स है ना, फीड फॉरवर्ड एंड एडेप्टिव कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दूँ, बिकॉज के इसके अंदर आपको बहुत से MCQs बनेंगे और इंशाल्लाह उनकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट दूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि जो आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है ना, वो ब्रेन जो आपका है वो उसके लिए पहले से फीड फॉरवर्ड रहता है, यानी कि वो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं कि भाई इस जगह से मैंने गुजरना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो वहाँ पर एक जंप आ गया, सो पहली मतलब आप वहाँ से उस रास्ते से गुजरे, आपको नहीं पता चला कि वहाँ पे जंप है, तो आप उस जंप से ज़ाहिर सी बात है लड़खड़ा आ जाएंगे। बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तो बाइक डैमेज भी हो सकती है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम वहाँ से जाएंगे तो आपके ब्रेन में पहले से फीड फॉरवर्ड है कि भाई ऐसा होना है, ठीक है। सो आप उस चीज़ को पहले से जानते हैं, सो आप की कोशिश होगी कि मैं इस जंप से बचूँ। इसी तरह जो आप सपोज़ करें कोई पर्सन है वो ड्राइविंग सीख रहा है, सो ये भी फीड फॉरवर्ड है, क्यों, बिकॉज के आप हर चीज़ को सीख रहे हैं, जिसके अंदर वो कोई सीखने वाला काम है ना, वो फीड फॉरवर्ड की तरफ ही जाएगा ज़्यादातर। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको ना अलग से समझाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत एक कंसेप्ट दिया है। फिजियोलॉजिकल वेरिएबिलिटी नहीं ज़रूरत, एंड समरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, बिकॉज के समरी के अंदर ना ये होता है कि तमाम चैप्टर का निचोड़ होता है, तो अगर कोई पॉइंट पीछे से मिस हो गया होता है ना तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। सो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 सेल फंक्शंस। इसके इंट्रोडक्शन में बताता चलूँ कि जो आपने जो टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, कोई भी इसके अंदर मेनली ना ऑर्गेनेलीज आएंगे। सो ऑर्गेनेलीज के वो फंक्शंस जो कि आपको पहले से आते हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर कंसेप्ट FSC वाला ही होगा। और ऐसे टॉपिक्स मतलब ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके फंक्शंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट आए हैं इस मरतबा MBBS में, क्योंकि एक्सेस इन्फॉर्मेशन यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो आएगी ही, मतलब FSC के हट के। सो कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो कि FSC से हट के है वो आपने लाजमी उसे हाईलाइट कर लेना, उसे तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल स्टार्टिंग में ना ऐसा इतनी कोई फास्ट बातें नहीं बताएंगी। हाँ, प्रोटीन्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स वाली ये आपको सारी आनी चाहिए, बिकॉज के बेशक इसे रट्टा भी लगा लो तो चल जाएगा,
ठीक है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि रट्टा ना लगाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ हाईलाइट करो। इसके बाद लिपिड्स, सो लिपिड्स को आपने सिर्फ रीड करना है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मजीद लिपिड्स के इंपॉर्टेंट है कि उन्हें बताया होगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया होगा। मतलब 2-3 ऐसे एक्स्ट्रा नाम आ रहे हैं। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी आएगी एफएससी के कंसेप्ट से अलहदा, वो आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ रीड करना है, ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने रीड लिखा हुआ है। सेल स्ट्रक्चर बेशक पहले पैराग्राफ ना पढ़ें, ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जारी सी बात उसने सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इंशाल्लाह मैं सेल मेम्ब्रेन का ना आपको एक नोट्स भेजूंगा। सो वहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो मैक्सिमम सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। यहाँ से भी अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, इंपॉर्टेंट है और बहुत सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई गई है एफएससी कंसेप्ट से हट के भी। सो तैयार कर लेना, और यहाँ स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तमाम का तमाम उसी में इंक्लूड है। एंड इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, अच्छा इन दोनों में ना डिफरेंस आता है, और अगर यहाँ पर ना आए तो कम से कम बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। सो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपको आना चाहिए, उसका भी मेरे पास एक पड़ा हुआ है स्क्रीनशॉट, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। सो इसके बाद मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, द सेल काइकोकैलिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आना चाहिए आपको। एफएससी में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मजीद कंसेप्ट दिए गए। सो साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलिज, नहीं ज़रूरत है इस टॉपिक की, ठीक है। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अब आगे जितने भी ऑर्गेनेलिज आएंगे, मैंने जिस तरह बताया है कि जो जितने भी ऑर्गेनेलिज आएंगे आपने उन तमाम को रीड करना है, और उसमें से जो ऐसे फंक्शन हैं जो कि आपने पहले से पढ़े हुए हैं या आपको याद हैं तो उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फंक्शंस जो कि आपको नहीं आते उनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। एक मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन जब एक मतलब हाईलाइट कर लेंगे ना, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पढ़ेंगे सिर्फ आप हाईलाइटेड पोर्शन को ही याद रखें और उसे याद न करने की ज़रूरत है, बाकी सारा एक्सेसिव लिखा होता है, ठीक है। सो राइबोसोम एंड गोल्गी एपरेटस का भी यही करना है जिस तरह मैंने बता दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स के अंदर ना यहाँ पर उन्होंने एक डिजीज़ बताई हुई, टेसेक्स डिजीज़, आपने पढ़ी हुई होगी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। सो आई थिंक यहाँ पे बताया गया होगा, नहीं तो मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया। सो लाइसोसोम्स के लिए भी वही करना है जो मैंने पहले बता दिया गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, ठीक है। पेरोक्सीसोम्स के लिए भी यही करना है। सिक्रेटरी वेसिकल्स का ना यहाँ पर वैसे ऐसा ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात है जो गोल्गी एपरेटस से वेसिकल्स निकले उन्हें सिक्रेटरी वेसिकल्स कह देते हैं। एक लाइन यहाँ पे बताई गई है, द प्रो एंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट आर नॉट येट एक्टिवेटेड, ठीक है। प्रो एंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट आर नॉट येट एक्टिवेटेड। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादातर वही कंसेप्ट बताएगा जो आपके एफएससी में बताया गया था। सो इसे एक मतलब रीड कर लेना, याद रहे ना रहे कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा याद कैसे होगा। सो रट्टा ना लगाएं, एक मतलब रीड कर लें, जो लाइंस इंपॉर्टेंट हैं उसको हाईलाइट कर लें, या अगर नहीं समझ आ रही तो किसी सीनियर से पूछ लें या हमसे पूछ लें, हम आपके लिए बैठे हुए हैं यहीं पर। सो आपने उन लाइंस को हाईलाइट कर लेना और फिर उन्हीं लाइंस को नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना है। द नेक्स्ट इन द सेल स्केलेटन, सो इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि इसमें बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सो इसे भी आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस ज़्यादातर आपका एफएससी वाला कंसेप्ट है तो सिर्फ रीड कर लेना नाफ है, इसके अंदर ऐसा कोई नहीं बात नहीं बताई गई। और इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ द एनिमल एंड प्रीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सिर्फ रीड करना, रीड नहीं भी करेंगे ना तो चल जाएगा, बेशक इसे आप रीड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियातन आप एक मतलब रीड कर लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग द फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल। सो अब यहाँ पर ना इन लोगों ने एक तो एंडोसाइटोसिस का बताया हुआ जिसके अंदर 2 टाइप्स आ जाते हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस वगैरह। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज के इसके अंदर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री के लिए इन टॉपिक्स को तैयार करना है, वैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल अभी तक आया है, लेकिन फिर भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसलिए आपको तैयार कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो मैंने लाइन्स भी हाईलाइट की हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस गुजर गया यहाँ पर, ठीक है। पिनोसाइटोसिस का तमाम स्ट्रक्चर और ये जितने भी कैडेरिन्स वगैरह का रोल है और क्लेदरिन्स वगैरह का रोल है। इसके बाद आता है फैगोसाइटोसिस, सॉरी आई थिंक क्लेदरिन्स का रोल है, ठीक है। इसके बाद आता है फैगोसाइटोसिस। सो फैगोसाइटोसिस के अंदर भी यही आपको पॉइंट्स आने चाहिए और एनाफ है। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट पिनोसिटिक एंड फैगोसिटिक फॉरेन सब्सटेंसेस इन द सेल। सो यहाँ पे ना लाइसोसोम्स के बहुत सारे नए एंजाइम्स आपको मिलेंगे, जैसे लाइसोफेरिन वगैरह, लाइसोलाइसिन वगैरह, लाइसिन्स वगैरह। सो ये तैयार कर लीजिएगा। सो यहाँ पर ना एक बात लिखी हुई है, ये आपको एमबीएस के लेक्चर से मिल जाएगी कि लाइसोसोम्स एंड रिग्रेशन ऑफ टिश्यूज ऑफ डैमेज सेल्स। तो उसने कहा था कि भाई इसने हमने से आप याद रख सकते पढ़ा था।
अच्छा, यहाँ पर ये सब क्लियर हो गया। ऑटोफैगी एंड रिसाइकलिंग ऑफ द सेल। सो ये 2 लाइन्स ही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड कर लेना। अरे जो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ ना वो आपने याद करना होता है, और जो इसे कहते हैं उसे रीड करें, उसे रीड करना है। लेकिन जो अलग से बता रहा हूँ ना, मतलब लाइन्स जिनको इंपॉर्टेंट करना ना वो लाइन्स याद करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनमें से आपने लाइन सेलेक्ट करनी है कि मैंने कौन कौन सी लाइन याद करनी है, और वो तभी पता चलेगा जब आपने उस टॉपिक को पढ़ेंगे, एक मतलब रीड करेंगे। सो प्रोटीन सिंथेसिस, अच्छा यहाँ पर ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। सो प्रोटीन सिंथेसिस वही पुराना कंसेप्ट है, रीड कर लीजिएगा। लिपिड सिंथेसिस वही पुराना कंसेप्ट है, रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा अदर फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज के इसके अंदर ना आपको नए फंक्शंस मिलेंगे एफएससी के अलावा। सो यहाँ पर गोल्गी अपरेटस फंक्शंस, सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपरेटस इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जी, तो इंपॉर्टेंट है तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीक्रेशंस, नहीं ज़रूरत, बस ये जितना मैंने हाईलाइट किया इतना तैयार कर लिया ना है, ठीक है। एक मतलब रीड कर लीजिएगा, फिर भी सब रीड कर लें, और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया वैसे तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सो टाइप्स ऑफ वेसिकल्स फॉर्म ऑफ द गोल्गी अपरेटस, रीड कर लीजिएगा, एनफ है। सो यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी हुई, कैल्शियम इंटरेक्ट विद द वेसिकल मेम्ब्रेन एंड काजेज यूरिन। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो कैल्शियम आयन होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द वेसिकल्स। यहाँ पर आगे आके पढ़ेंगे भी, तो यहाँ पर क्योंकि आप अभी तो आपके न्यू कंसेप्ट है इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। सो यूज़ ऑफ द इंट्रासेलुलर वेसिकल्स टू रिप्लेसमेंट ऑन, बस एक मतलब रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे करने कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को, बस यहाँ पे एटीपी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आना चाहिए और एनफ है। इसके अलावा यहाँ पे ऑल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एंड केमिकल प्रोसेसिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा ना एफएससी वाला कंसेप्ट है, सो इसे रीड कर लीजिएगा एक मरतबा। और कहीं भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होती है या कोई कंसेप्ट दिया गया उसे हाईलाइट कर लो, नेक्स्ट टाइम उसे तैयार करना है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, एक्सेसिव लाइन्स लिखी हुई हैं, उसी लाइन्स को बार बार एक्सप्लेन किया गया, उसको तैयार करने की क्या ज़रूरत है, तो उसे ना तैयार करें। अच्छा, तो अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ एटीपी फॉर द सेलुलर फंक्शंस। सो आने चाहिए आपको किन किन फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है, बिकॉज के एमसीक्यू में अगर आ जाता है कि अच्छा इस फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है तो किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आपको जब तक नहीं आते होंगे ये किन फंक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही तो आप ये नहीं बता सकते किन फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। सो ये तमाम हो गए, बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व होती है एटीपी। सो लोकोमोशन ऑफ द सेल्स, नहीं ज़रूरत। एमाइबॉयड मूवमेंट, नहीं ज़रूरत, कुछ नहीं करना। एसिलरी मूवमेंट ना, एसिलरी मूवमेंट वैसे आपका फिजियोलॉजी में कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें वो एसिलरी फंक्शंस या एसिलरी मूवमेंट्स पूछेंगे, और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। अलबत्ता बायोकेमिस्ट्री में इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। अच्छा, तो इसके अलावा हाँ ये तकरीबन वही टॉपिक बन जाता है। सो यहाँ पर ना आपने इसे एक मतलब रीड कर लेना, ठीक है। इस तमाम टॉपिक को मैंने तो रीड भी नहीं किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी क्लियर कर गया फर्स्ट ईयर, लेकिन फिर भी आप एक मतलब रीड कर लीजिएगा। और कोई भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बात लगती है जो कि एमसीक्यू की हद से आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन ये नहीं आने वाला, एससीक्यू ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये एससीक्यू नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, एमसीक्यूज़ के लिए आपने फिर जिस एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता ही होगा कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है, सो उस तरह तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सो वीडियो लंबी हो चुकी है, सो इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 3 है उसका मैंने PDF बनाया हुआ है वो आपको सेंड कर दिया है, और चैप्टर नंबर 4 है इंशाल्लाह उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ।